चलिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, और आप सभी का स्वागत करता हूं। और सोमवार, शायद मंगलवार और बुधवार की गैप के बाद फिर मैं आपके सामने मौजूद और पेश हो चुका हूं, बिल्कुल आ चुका हूं। स्वागत नहीं करोगे हमारा क्या? मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। मोस्ट वेलकम भाई, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम, जय आदिवासी, जय निमाड़ी, जय बुंदेलखंडी, जय राजगढ़ वाले नए आ गए हैं। और आ जाओ, क्योंकि शेखावत मां साहब आ गए हैं। अब वही जोश और खरोश के साथ में, वही एनर्जी के साथ में फिर से लेके चल रही हूं आगे बढ़ने। तो पढ़ना शुरू कर दो, जल्दी से रेडी हो क्या? चलो भाई महाराज, सभी को राम राम, राम राम। मोनिका जी, रोहित भाई, वीरेंद्र, जितेंद्र, शिवानी, रोहित, दीपक, अजय, पूनम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, उम्दा। जय लंकेश, चरण स्पर्श कर रहे हैं आप सभी को। सुभाषिष, जय सियाराम। ठीक है, ओके, चलो भाई जल्दी। और वही काम कर दो दादा, जल्दी से पहले लिंक शेयर कर दो, जल्दी से पहले लिंक शेयर कर दो। लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से आप लिंक शेयर कीजिए और लिखिए वो जिस नाम से आप बुलाते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगे, जिस नाम से आपको आनंद आए, आप तो वो लिखिए कि डेश 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 फलाना सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई बोलते हैं रजत सर, कोई बोले शेखावत सर, कोई बोलते हैं बाबा शेखावत। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हरिधारा नाम हजार कैसे लिखूं कुकू पत्री, मतलब कि नाम तो यहां 70 हुई गया, मतलब। और लिख दो एमपीजी के लाइव क्लास स्टार्ट, एमपीजी के लाइव क्लास स्टार्ट, एमपीजी के लाइव क्लास स्टार्ट। और आज पढ़ाऊंगा मैं आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात जिसे आप नेशनल पार्क भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये देखिए, यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे लेकर आया हूं। वहां से शुरू नहीं होगा कि चलो 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 दादा कहना किस लिए पढ़े क्या। पहला तो वही होता, अरे ना दादा, वो तो और किसी का काम होगा, मने तो अच्छे ही नहीं लगे दादा। मैं तो पढ़ाऊंगा बिल्कुल कमर कस के शुरू से, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाई, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आप सारे विद्यार्थियों को पूरी सत्यादि शर्मा परिवार की ओर से, पूरी टेक्निकल टीम की ओर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के स्नेह से, और आप लोगों के इतने जो सपोर्ट मिलता है हमें, उससे हम YouTube पर सफलतापूर्वक 70,000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं, 70 के। इसके साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कारवां निरंतर यूं ही चलता रहे और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। और गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख के बाद में ऑफलाइन क्लासेस खुलने की अनुमति मिल जाएगी। तो उसके बावजूद भी हम आप लोगों के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना भाई। हाँ, बहुत कम समय में और सब्सक्राइबर आपने 70,000 तक पहुंचाए, और हमारी मेहनत का यही परिणाम होता है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, हमारा इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं है, बस आपसे हमारा एक अटैचमेंट है, एक लगाव है, जो कि आप लोगों का भी हमसे है। उसकी बदौलत आज सफलतापूर्वक बहुत ही कम समय में जो 70,000 सब्सक्राइबर हमने पूरे किए हैं, उसकी आपको एक बार फिर से शुभकामना। और हाँ भाई, धन्यवाद भाई। अरे तबियत ठीक है, मजा में वारलू छे। अब देखो तुम मजा, लोग ना कहना कहीं सोचो कि 2 दिन से बैठी रही हो घर में, आई गयो दादा, आई गयो। अब देखो तुम है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा नहीं है। सब मजा में छे, वारलू छे और एकदम झमाझम छे। शुरू कर दूं क्या? शुरू कर दूं? खम्मा गणी राजपूत जी, राजपूत जी, खम्मा गणी भाई। हाँ, चलो ठीक। आप सभी से अनुरोध है कि लिंक को जल्दी से शेयर करें। मैं चाहता हूं आपने जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, आपने 70,000 सब्सक्राइबर दिए हैं, तो आपसे एक बात और चाहता हूं कि वापस से वो कड़ी जोड़ो और एमपीजी के लेक्चर में जो हम 1800-1900 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, वो सब आओ, उनको लेकर आओ और उनसे कहो कि दादा अच्छो समय आई गयो है, पढ़ना शुरू करी दो दादा तुम। हाँ अखे, चलो भाई भैया राम, ठीक है ना। शेखर पटवाजी कह रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जय आदिवासी सुरेंद्र जी, सभी को जय आदिवासी भाई, ठीक है। हरीश चौहान जी, धन्यवाद भाई। रवि मंडलोई जी आ चुके हैं। नहीं रविंद्र मेहता जी, कुछ बंद नहीं होगा भाई, सब चलेगा।
अच्छा सेम चौहान जी, ऐसा लग रहा है आप कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा सोनू मीना जी कह रहे हैं सर आप कतई जहर पढ़ाते हो, जहर, कतई जहर पढ़ाते हो। जहर का मतलब होता है अज्ञा हो। चलिएगा शुरू करूं। आज पहली क्लास है नेशनल पार्क की। कोई भी बच्चा अभी जस्ट आकर 1 मिनट पहले जुड़ा, मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट क्लास है भाई, है ना, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है का मतलब आप फर्स्ट लेक्चर से समझ सकते हैं, पहला लेक्चर है और यहां से 0 है। किसी को इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया गया, अब जो पढ़ाया जाएगा वो सबसे शुरुआत में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी को 0 से लेकर चलते हैं हीरो की ओर। मेरा साथ दीजिए और जल्दी से वीडियो को 1000 से पार लाइक फेंकिए, मैं शुरू होता हूं, ठीक है, ओके। ये देखिए भाई क्या है, आपको डायरेक्ट अगर चाहता तो यहां आपको स्लाइड पलटते ही लिखा होता कि कान्हा किसली नेशनल पार्क, क्योंकि अमूमन लोग सबसे बड़े नेशनल पार्क से कान्हा किसली से प्रारंभ करते नहीं। क्या आपको लगता है कि नेशनल पार्क जो है पूरे पढ़ना है, उसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, बनेंगे और हमें पढ़ाना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा। बोलो हाँ, यही तो बात है दादा। चलो कर दो शुरू, चलो गुरु हो जाओ शुरू। देखो क्या कह रहा है, एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, नेशनल पार्क का मतलब होता है आपको जंगल पढ़ना है, जंगल में रहने वाले वन्य जीवों के बारे में पढ़ना है, उनकी स्थिति, उनकी अवस्थाओं को, उनके भविष्य की सुरक्षा संरक्षण को लेकर आपको बात करनी है। जब आपको जंगलों के बारे में पढ़ना है, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है, तो पहले आपको पढ़ना यह है कि नेशनल पार्क की जरूरत क्यों पड़ी, अभ्यारण्यों की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाना पड़ा और वहीं पर जीव क्यों संरक्षित है, वरना यूं तो हर जगह पर चिड़ियाघर में भी है। अब देखो किसे, हम उस समय की बात करें जब ब्रिटिश शासन हम पर लागू था, तो हम क्या कह सकते हैं, भारत की प्रथम ब्रिटिश कालीन वन नीति। शायद बहुत सारे बच्चों को पता है कि भारत की पहली वन नीति, पर यह नहीं पता है कि हिंदुस्तान में गुलामी के समय पर भी वन नीति लागू हो गई थी। और वो पहली वन नीति 1862 ईस्वी में लागू की गई। और वन नीति को लागू करने के लिए वन चाहिए, कोई आदमी थोड़ी है जिसके ऊपर लागू कर दे। वन नीति को लागू करने के लिए वन चाहिए। और मैं पढ़ा रहा हूं एमपीजी के, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि दुनिया में इस भारत की अंग्रेजों ने पहली वन नीति लागू की, वो वन नीति हिंदुस्तान में हमारे मध्य प्रदेश में आकर लागू हुई। और याद रखिएगा 1862 में जिला होशंगाबाद होगा और बोरी अभ्यारण्य ये एक वन क्षेत्र है। मैं आपको यहीं से एक और प्रश्न निकाल कर देता हूं, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, यह प्रश्न आया है। कैसे आया है? अलग भाषा में, सुनिएगा। ब्रिटिश कालीन पहली वन नीति 1862 में होशंगाबाद जिले के बोरी अभ्यारण्य में लागू की गई थी। यह है ब्रिटिश कालीन वन नीति। समझ में आया? प्रश्न ही आया था मेरे दोस्त, प्रश्न ही आया था, निम्न दिए गए 4 विकल्पों में से कोई भी दे देगा, वो कोई भी 4 विकल्प दे देगा आपको, पेज घाटी क्षेत्र दे देगा, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सतपुड़ा के कोई जंगल की बात कर देगा, अन्य स्थानों के किसी जंगल की बात कर। प्रश्न पूछा था कि निम्न दिए गए 4 विकल्पों में से भारत के सबसे पुराने वन क्षेत्र का नाम बताइए। होगा बोरी वन क्षेत्र। यह वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष मेरे दोस्त? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप टेंशन ना करो दादा, अगले ही लेक्चर में, मतलब कि कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कान्हा किसली नेशनल पार्क और एक एक नेशनल पार्क, तब मैं मेरी टेक्निकल टीम के साथ में, अभिषेक के साथ में, प्रतीक के साथ में आपको मैं वृक्ष भी बताऊंगा, जिससे आपको ये बिल्कुल आभास हो जाए कि साहब हाँ, इसको सागौन का पेड़ कहते हैं, इसको शेर कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ तो ठोको लाइक, बने रहो, बुलाओ भाई लोगों को, चलने दो कारवा। ओके अब आगे बढ़ो। तो समझ में आया पहली लाइन का मतलब? दादा बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ना। पवन गुर्जर कह रहे क्या बात है, टाइगर हो आप? हाँ हूं, मैं टाइगर हूं। चलने दो, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके चलिए भाई देखिएगा, आगे देखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 1952 कैसे याद करें? ओ साहब ऐसे तो कई सन आए, हमें सन याद नहीं होते। अगर हमें ऐसे ईयर याद हो जाते तो हम हिस्ट्री से BA में निकल लेते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे याद होगा। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय वन नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जो लागू हुई थी, उसी को मध्य प्रदेश ने भी लागू किया। अब यहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय मतलब मध्य प्रदेश की तो नहीं होगी, भारत ही होगा राष्ट्रीय का मतलब। ऐसा तो नहीं है राष्ट्रीय मतलब लंदन होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 को अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब की बात करता हूं मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया था।
अब आपको प्रश्न ये आ रहा है कि बताओ दादा पहली वन नीति कब लागू की गई थी, तो प्रश्न आएगा जो उसका उत्तर होगा 1952, 1952। समझ में आया? अच्छा सर बता तो दिया, कुछ याद करने का तरीका है। मैं कहूंगा 1900 है और बाद में क्या लिखा है 52, आप इसे लिखो 52। क्या लिखो 52, क्या लिखा 52। अब आपको याद करनी पहली वन नीति, तो आप एक करो ओ बाबा जामे से हटा दो बा, बच गया क्या वन। तो सीधी सी बात याद रखना, जिस सन में आएगा वन वही होगा वन नीति का आंसर। तो सन 1952 और पहली वन नीति वन। बोलो हाँ। तो पहली वन नीति कब लागू हुई थी? 1952, हिंदी में याद रखिएगा 1952, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए रविराज जी बहुत लेट देखा आपने तोतला डोहर वाला, ठीक ना, ओके। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट पर आ जाइएगा। 1952 में पहली वन नीति लागू की गई। अब देखिएगा वर्तमान में 4 अप्रैल 2005 को राज्य की नवीन वन नीति लागू की गई। सुनिएगा सुनिएगा, नई वन नीति, पुरानी वन नीति 1952। क्लियर हुआ? 52 आपने लिखा ऐसे 52, तो पहली वन नीति कब आई थी? 1952। हर एक चीज को देखिएगा, 52 में से हमने बा को हटाया, बच गया था वन, तो वन से हो गया 1952। अब वो पूछ रहा नवीन वन नीति, बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। उसने कहा 2005 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2005 में लागू की गई। आप ऐसे ही दिमाग लगाइएगा, आपको ईयर बनेगा। हमने कहा जब पुरानी वन नीति 1952 और नवीन वन नीति 2005, तो बोले सर 2005 का कैसा फंडा है? तो आप सोचिए कि जब आपको पुराने से कुछ नया करना हो, समझना, पुराने से कुछ नया करना हो तो आपको उसके दुगने से एक कदम आगे चलना होगा, तब आप नए कहलाओगे। उसके दुगने से एक कदम आगे चलना होगा, मतलब कि 52 का दुगना 104 और एक कदम आगे 105, मतलब कि सन 2005। याद रहेगा, याद रहेगा और रहेगा, ये मेरी गारंटी है, पूरा याद रहेगा। बोलो तो पहली वन नीति 1952, नवीन वन नीति 2005 और ब्रिटिश कालीन वन नीति 1862, 1862। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, रूबा डावर शेर आया भागो। अमर सिंह जी ओके भैया, ओके ओके अमर सिंह जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा भाई, वन्य जीवों के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए, सुनिएगा, अरे वन में जीव रहते हैं, उनको बेचारे को पालना भी पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा ना। एवं उनके विकास के लिए, अरे सिर्फ बचाना ही नहीं है, उनका विकास भी करना है। तो बचाकर उनके विकास के लिए भारत सरकार ने 1972, फिर आया है क्वेश्चन, 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया था। और थांबा रे दादा थांबा, ये प्रश्न एकदम डंके की चोट पर पूछा जाएगा और 90% बच्चे इसमें फेल होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते कहां से? वो पढ़ते हैं नेशनल पार्क और कान्हा किसली से शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न तो यहां से भी आएगा कि हमें ये बनाने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए सरकारी कुछ ना कुछ संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए। और इसके लिए अधिनियम हम कब लेकर आए थे? इसके लिए हम अधिनियम लेकर आए थे 1972 में। कब लेकर आए थे? 1972 में। अच्छा, समझ में आ रहा है? ओके ओके कृष्णपाल जी, ठीक है। मिशन यूपीएससी, अरे वाह, धन्यवाद दादा, ठीक है ना। हाँ बता रहा हूं, संध्या श्रीवास्तव, देखो 1972 में आया। 1972 में क्या आया? सुनो क्या आया? आया है वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की स्थापना की गई। अब थांबा दादा थांबा और प्रश्न निकालो कि अब आपका उत्तर कैसे सही बने। क्या कहा कि बताओ भारतीय सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम कब लाया? अब सुनिएगा, मुझे बताओ, मैं अच्छा भला खड़ा हूं, मेरे घर में हूं, क्या मुझे किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि वो ही जीव संरक्षण का अधिकारी है जिसकी हालत बद से बदतर होती है। समझिएगा,
अरे संरक्षण की उन जीवों को जरूरत होती है जिनकी हालत बद से बदतर होती है, या तो उनका शिकार हो रहा है, या वो मर रहे हैं, या उनकी प्रजाति खत्म हो रही है, उनकी हालत बद से बदतर है। इस कारण से सन 1972 है। बोलो पल्ले पड़ी एक भी बात? हां, जीवों के संरक्षण की आवश्यकता तब होगी जब उनकी हालत होगी बद से बदतर। तो सन बनेगा 1972। ये आ गया 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना? ओके 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 मिस वंदना राय, मोस्ट वेलकम, बहुत दिनों बाद। ओके चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जा रहा हूं कि एक बार लाइक मार दो यार, जल्दी से लाइक ठोक दो जल्दी से। ओके चलिए, याद हुआ होगा, उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। ठीक है ना? हाँ भाई, ओके चलिएगा, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भाई, ये तो हुआ, अब लाइक कर दिया होगा आपने। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जब 1972 में भारत में शुरू हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि सब राज्य अपने अपने राज्यों में से लागू करें। तो भाई ये काम कौन करे? कोई तो करेगा, कर दिया। 1973 में सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसे लागू किया गया था 1 साल बाद 1973 में। लेकिन सवाल यह उठता है कि साहब एमपी जी के पढ़ा रहे हो, एमपी में कब लागू हुआ ये बात कर मास्टर। तो मैं कहूंगा जब हालत हो बद से 72 तो वर्ष होगा 1972। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लागू होगी भारत में 73 में लागू होगी जिम कॉर्बेट में, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में चा से होता है 74 और चा से होता है चालू करना, मतलब प्रारंभ करना। तो यही नीति जो है, इसी अधिनियम को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के बचाने के लिए 1974 मतलब कि 2 साल बाद लागू कर दिया गया था। और यह सबसे पहले लागू किया गया था किसमें? कान्हा किसली नेशनल पार्क। कहां पर? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहां पर आता है दोस्त मेरे? मंडला। बोलो पल्ले पड़ रही है? सब समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? दीपक ठाकुर जी, शाम की मेरी क्लास स्पोर्ट्स की खत्म होते ही आपको दनादन दिया जाएगा मध्य प्रदेश जीके जिलेवार, टेंशन ना ले। ठीक है ना? टेंशन ना ले भाई, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे बिल्कुल, एमपी पीएससी भी पढ़ाया जाता है सत्यादि शर्मा क्लासेस में, क्यों ही नहीं पढ़ाया जाएगा भाई। अभिषेक त्रिपाठी जी, एमपी पीएससी के लिए तो क्लास चलती है अपने यहां भी। ठीक है ना? चलो सेम चौहान, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। आगे देखो, ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगा था समझाने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। बस आगे बढ़ता हूं फिर मैं। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, है ना? जल्दी। हाँ, फोटो लेना है ना? या साइड में हो गया हूं? फोटो लेना है, साइड में हो गया हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से, है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। कैलाश गडरिया जी, चलिएगा भाई। आगे बढ़िएगा। देखिए अब आगे आइएगा नेशनल पार्क में। यहां से निकालते हैं क्वेश्चन, फिर निकालेंगे। अब क्वेश्चन की बाढ़ आने वाली। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। भारत में नेशनल पार्क एक्ट 1952, मतलब कि राष्ट्रीय वन्य जीव, समझ में आ रहा है ना? अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, अर्थात मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 लागू किया गया। समझ में आया? ओके। इसी के तहत देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। सीधा सा प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम होगा आपका, उत्तराखंड होगा आपका विकल्प, तीसरा विकल्प आपका केरल होगा, और चौथा विकल्प आपका मध्य प्रदेश होगा। और उत्तर गर्भ के साथ में मध्य प्रदेश लगाकर आना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है भाई। ठीक है ना? अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता है ना? ठीक है, चेक करवा लेंगे। ठीक है ना? ओके, देखिएगा भाई, आगे देखते हैं। अगर देखा जाए जिसका नवीनतम आंकड़ा लिखा हुआ है, नवीनतम आंकड़ा है
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें 12 नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है। कुछ सोच रहे होंगे साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 नेशनल पार्क है। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यही पढ़ाने आया हूं, मैं बिल्कुल अपडेशन के साथ पढ़ाने आया हूं, अपडेट करके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लेनेट, ध्यान से सुनिएगा, एक समूह है, ग्रुप है, क्या नाम है? लोनली प्लेनेट ग्रुप द्वारा 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह मध्य प्रदेश के लिए एक वाकई में बहुत ज्यादा गर्व की बात है। प्रश्न पूछना 2020 में 2021 में भी इसके लिए कठिन नहीं है। यह बात पूछना कि मध्य प्रदेश वन्यजीव पर्यटन को या वन्यजीव को यह अवार्ड जो दिया गया है, यह कब दिया गया था? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लेनेट समूह द्वारा वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश जिसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश जिसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ऐसे राज्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ओके, देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को IUCN, यहां से जो बात पढ़ाऊंगा वो आप में से लगभग 90% ने नहीं पढ़ी, और पढ़ी है तो अपडेट की जरूरत है। मैं पूरा बता रहा हूं, विस्तार से समझिएगा, क्योंकि हमारे यहां रटन विद्या तो है नहीं कि डायरेक्ट मैं किसी से शुरू कर दूं। सब समझेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, फिर तो कोई समय नहीं लगना। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों को IUCN, अब सवाल ये उठता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो सवाल उठता है तो लाजमी उत्तर देना इंटरनेशनल यूनियन फॉर, समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से सुनिएगा, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। पुनः सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IUCN। सवाल यहीं से शुरू हुआ कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को अर्थात नेशनल पार्क को IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। यह बात किसी किसी को हजम नहीं हुई। क्या बात कर रही हो सर? नेशनल पार्क भारत का, और इसको कंट्रोल करेगा IUCN। यह कौन सी चिड़िया का नाम है? बस यहीं से प्रश्न, या जिसके दिमाग में आए यह कौन सी बात है, वहीं से प्रश्न शुरू। देखिएगा, मैं प्रश्न बताता हूं, देखिएगा, प्रश्न ये है IUCN का मुख्यालय कहां है? तो IUCN का मुख्यालय याद रखिएगा ग्लैंड्स, और ये कहां पर आता है? स्विट्जरलैंड, यूरोप में स्विट्जरलैंड में आता है। कौन सा? ग्लैंड्स, और यहां पर ग्लैंड में मुख्यालय IUCN का। अगर पूछेगा कि IUCN का मुख्यालय कहां है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन जब स्थापना हुई थी, स्टेब्लिश हुआ था, तब इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में बनाया गया। अब पूछेगा IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो आप दे दीजिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर वो पूछे कि हिंदुस्तान में या सारे देशों में सारे नेशनल पार्क का संरक्षण कौन करता है, तो भी उत्तर दीजिएगा IUCN। अब मैं आपको IUCN के काम बताता हूं, इससे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट। अलका पवार MPGK में नहीं पूछेंगे बेटा, ये प्रश्न लेवल के है। इन प्रश्नों को सुनिएगा, दूसरी कोचिंग के द्वारा पढ़ाया नहीं जाना। बच्चों ने यह सोचना कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, बस लग गई, बस यहीं से प्रश्न जाता है और यहीं बच्चा मात खाता है। पर जहां से मात खाता है, जो कभी नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाकर हमें किसी के पदचिन्हों पर नहीं चलना है। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप MPPSC पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट पढ़ लो, यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां से जो पढ़ना हो वो पढ़ लो। करंट की घटना ऐसे मैं अपडेट करके दूंगा, यहां से पढ़ लो। भाई साहब कहां से बचोगे? प्रश्न तो यहीं से आते हैं सारे के सारे, ठीक है? लीजिए, आप लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे सर, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक है ना? एग्जाम में आया है IUCN का फुल फॉर्म, कैसी बात कर रहे हो आप? जसवंत जादव जी कह रहे हैं MP अब आएगा समझ में। साइड प्लीज, ओके, ओ हट गए। देखो दुनिया कितनी खराब है। स्क्रीनशॉट लेने का नंबर आया जब कह रहा साहब हट जाओ, कोई काम नहीं धाम नहीं है तुम्हारा, यहां से हट जाओ, ठीक है?
हाँ ठीक है ना, ओके। ये आप ग्रेड 3 में भी आपको एनवायरमेंट आता है, वर्ग 3 में भी पर्यावरण विषय आता है, वो पर्यावरण विषय ही चल रहा है। वर्ग तीन वाले याद रखे मेरी बात को, ये आप ही का विषय चल रहा है, ठीक है ना। डेयरी फेडरेशन जैसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहां से क्या आता है। IUCN के बारे में आपने सुना होगा, IUCN की एक रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक क्या होती है? लाल किताब। क्या होता है वो समझो, देखो। IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 1964, इसे मैं कह सकता हूं सत्र की बात करूं तो 1963-64 में स्थापित या बनाई गई या तैयार की गई रेड डाटा बुक में एक देश या राज्य की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों अर्थात कि सिर्फ जंतु नहीं, सिर्फ जीव नहीं, समझ में, मतलब सिर्फ पशु नहीं, पशु के साथ में कवक या फिर वनस्पतियों की भी बात करूं तो उन सब की जो आज की तारीख में विलुप्त है या उनको खतरा है, उन सब की उपस्थिति एवं उनके संरक्षण के बारे में विस्तृत रिपोर्ट होती है। पुनः सुने, अगर आपको लगा जल्दी से बोल दिया तो पुनः सुने। मैं बात कर रहा हूं रेड डाटा बुक क्या होती है। यही नेशनल पार्क का एक्चुअल टॉपिक है और यहीं से पढ़ना चाहिए। ये बेस है, ये जीरो है, हीरो पे कैसे जाएंगे। शून्य से शिखर तक, सत्याजी शर्मा क्लासेस, शून्य से शिखर तक आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म हमारा, जीत तुम्हारी, यही तो है सत्याजी की जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो जो मैं लाइन बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, प्लेटफॉर्म हमारा, जीत तुम्हारी, यही तो है सत्याजी शर्मा क्लासेस की जिम्मेदारी। और ये लाइन हमारे अभिषेक ने लिखी है, ठीक है ना भाई। चलिएगा आगे देखिएगा। IUCN विश्व स्तर पर IUCN क्या होता है? IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण, विभिन्न जाति, अरे आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर वो मेरे घर पे भी खतरा है, वो मेरी भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो वो मेरे खतरे से बचने के लिए क्या मैं रेड डाटा बुक में शामिल हो जाऊं क्या? देखना दादा, 4 पैर वाले को शामिल करते हैं इसमें, है ना। थांबा रे, रुक जाना वहीं के वहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न जातियों के संरक्षण व उनकी स्थिति पर नजर रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। क्लियर करो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि IUCN दुनिया का वो संगठन है, यदि WHO दुनिया में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन है, यदि WTO दुनिया में व्यापार का सबसे बड़ा संगठन है, तो मैं कह सकता हूं IUCN दुनिया में जीव जंतु के जातियों का संरक्षण करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है ना भाई, ये याद रखिएगा। स्वागत है कमल जी, विकास वर्मा जी, अरे धन्यवाद पूजा जी, रामदास, सेवंती, नेपाल सिंह सोलंकी, ठीक है ना। राधे, पूनम, अर्जुन, दुर्गा, मोनिका, रेवा, कलावती, राधे सिंह। अरे राधे सिंह काहे का कंफ्यूजन दादा, जिंदगी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन धरो है। जा इधर आओ, क्या कर रहे दादा तुम, इधर देखो भाई, देखिएगा। रेड डाटा बुक में 3 प्रकार के पेज होते हैं। 3 प्रकार के पेज मतलब कि रंग वाले पेज, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है हरा पेज जिसे कहते हैं ग्रीन पेज, एक होता है गुलाबी पेज जिसे कहते हैं पिंक पेज, और एक होता है लाल पेज जिसे कहते हैं रेड पेज। आप सुनो और समझो। हरा पेज, हरे पेज में एक बुक होती है, उसके हरे पन्नों पर उन जीवों के नाम होते हैं जिन्हें खतरा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को, सुनिएगा। हरे पेज पर उन जीवों के नाम होते हैं जिन्हें खतरा नहीं है, जीव प्रजाति वनस्पति के नाम होते हैं जिन्हें खतरा नहीं है। गुलाबी पर उन्हें नाम लिखा जाता है जो खतरे की ओर अग्रसर है। खतरे की ओर अग्रसर है मतलब आज तो ठीक है लेकिन खतरा धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और रेड पेज पर, लाल पन्नों पर उन जीवों के नाम लिखे जाते हैं जो या तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गए हैं या फिर अब दुनिया में गिने चुने बचे हुए हैं, उनको बचाना है, ये रेड पेज पर लिखा जाता है। और ऐसे जीवों की पूरी डायरी रेड डाटा बुक में आती है। दिमाग लगाओ और मेरे नजरिए से एक बार सोचकर देखो कि सर आपने एक बार पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में, सर गिद्ध, वल्चर्स, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए जिम्मेदार संगठन बैठा है ना, IUCN, रेड डाटा बुक में नाम है, उसको बचाने के लिए कवायद चल रही है। जिन दवाइयों से गिद्ध मरते हैं, मवेशियों को दवाई दी जाती है, उनके मरने के बाद उनके मांस को खाकर जो गिद्ध मरते हैं, उन दवाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार में बंद किया जा रहा है। तो ये काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा रेड डाटा बुक में 9 श्रेणियां आती है। 9 कौन कौन सी? आगे वो ट्रिक है नेशनल पार्कों को याद कराने की, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ सही है अनु साहू जी, ठीक है ना। तोमर साहब का होगा
राधे सिंह जी आप तो बिल्कुल, आप तो सब्सक्राइब करो चैनल, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे और बहुत अच्छी जानकारी आगे बढ़ू क्या? ठीक है ना? ठीक है, चलिएगा। मुस्कान जी कह रहे हैं रेड डाटा बुक की आज से ही जानकारी मिली, अभी तो जानकारी पूरी बाकी है। देखिएगा रेड डाटा बुक जब तैयार होती है, उदाहरण के तौर पर मानो मैं IUCN का अध्यक्ष हूं, कौन हूं मैं? हाँ, तो वो विलुप्त में लिख दूंगा, 3 पास नहीं करना, पढ़ते रहो आराम से, है नहीं तो लिख दूंगा मैं तुम्हारा नाम उठा के यहां से, जैसे कि राहुल मेवाड़ा का नाम उठाया मैंने, प्रमोद का नाम उठाया, दिनेश का, तेर सिंह, प्रवीण विकास का, और कुशवंशी का हो रहा, रामकरण का उठाया, पार्वती का उठाया, संजय नाम है, और प्यार सिंह है, ज्योति है, कमल है, पूजा, इन सबके रेड डाटा बुक में नाम लिख दूंगा विलुप्त में। समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए बेटा होता क्या है, जब रेड डाटा बुक तैयार होती है तो रेड डाटा बुक में 9 बिंदुओं पर चर्चा होती है। अब सोचो 9 बिंदु पर क्या चर्चा होगी? 9 बिंदु पर चर्चा होगी। जय आदिवासी भाई, देखिए एक होता है विलुप्त प्राय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EX के नाम से आपको दर्शाया जाएगा। समझ में आ रहा? कैसे जीव, अरे सीधी सी बात है दादा, स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे जीव जिनकी जाति का कोई भी, देखना बहुत बारीकी से समझना, जिनकी जाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, नहीं मिलता है इस धरती पे, दब चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे डायनासोर हुआ, डोडो, मॉरिशस में पाया जाना डोडो आपने देखा होगा, ब्लू बक हुआ, मैमूथ हुआ, हाथी प्रकार का। मतलब कि आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी प्रजाति रेड डाटा बुक में आज दर्ज है लाल पन्नों पर, जो कहती है कि इन प्रजातियों के जीव आज दुनिया में समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि हम जिसे सिर्फ जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो है डायनासोर। ठीक है ना? ओके, बोलो पल्ले पड़ रही है? ठीक है ना? PDF की चिंता करने वाले पहले यहां की चिंता करें, यहां क्या चल रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा, थाली में आज क्या परोसा है उसमें स्वाद ढूंढो, कल क्या मिलेगा उसकी चिंता छोड़ो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वन विलुप्त। मने की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EW। कैसी प्रजाति? ऐसी प्रजाति। कैसी प्रजाति? ऐसी प्रजाति। कैसी? ऐसी जो वनों से पूर्णता खत्म हो चुकी है। वन जंगल में तो है ही नहीं, ढूंढने जाओ जंगल में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके बचे हुए सदस्य कुछ बच गए हैं, जो केवल या तो किन्हीं चिड़ियाघरों में पाले जा रहे हैं या अपने मूल निवास स्थान से अन्य किसी कृत्रिम निवास स्थान पर जीवित हैं। ऐसे जीव जो जंगलों में ढूंढने से तो अब नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि संख्या इतनी कम हो गई है कि उसे IUCN ने जंगलों में जहां से भी बचा है वहां से निकालकर चिड़ियाघर में पालने के लिए दिया है, और उनसे अगली प्रजाति जन्म ले, या फिर उनके लिए कुछ स्थान बनाया गया। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसी जगह जो उनके रहने के लिए सही हो, जहां पर ध्यान रखा जा सके, वहां मिलेंगे। तो ऐसे वन विलुप्त आते हैं और विलुप्त प्राय दोनों। समझ में आया? रेड डाटा बुक लिखती है ऐसे। आपके दिमाग में आ रहा था सर हमने रेड डाटा बुक नहीं देखी, ये रेड डाटा बुक दिखाता हूं कि उसमें क्या लिखा रहता है। प्रश्न बनेंगे, दावा करता हूं। ठीक है ना? ठीक है ना? टेस्ट डबल नहीं करना ना 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 बाबा ना, कतई नहीं, जहर बात, बिल्कुल कतई जहर बात। देखो अति संकटग्रस्त, भैया नाम में लिखो है वो क्रिटिकल कंडीशन है, कहीं बाकी समझ में आ रहा? बिल्कुल कोमम धरो है क्या, जिसे कहते हैं CR। कैसे कहेंगे? ऐसी प्रजाति जिनका वनों से विलुप्त होने का घोर संकट बना हुआ है। देखना, जो है ही नहीं वो विलुप्त प्राय, जो वन में बचे ही नहीं और किसी जगह पर हमने बचा कर रखे हैं, वो वन विलुप्त। और ऐसे की बात करें जो जंगलों से खत्म होने वाले हैं, मतलब कि इस स्थिति से तीसरे से दूसरे की ओर जाने वाले हैं, पहले ही हमें बचाना है। जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पक्षी होता है, आपको पता होगा। हिमालयी बटेर, भारतीय चीता और गिद्ध, ये आ गया आपका वल्चर। जो खास है,
जो खास है, जो पूछे जाते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप जानते भी है, जैसे गिद्ध हुआ, भारतीय चीता हुआ, हिमालयी बटेर हुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हुआ, ये ऐसे जीव है जो वनों में अब हैं पर नहीं बचाया तो कल को मिलेंगे भी नहीं, कल को मिलेंगे भी नहीं। याद रखिएगा, म्यूजियम में इनकी हड्डी ढांचा मिलेंगे जिस तरह से डायनासोर मिलता है, ऐसी हालत हो जाएगी। पीछे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो एक दो बच्चे हैं जो राजपूत लिखते हैं और राजपूत को परेशान करते हैं। ले और स्क्रीनशॉट जल्दी से, मैं जा रहा हूं खपचे में, इधर लो जल्दी से। प्रश्न पूछूंगा, मजेदार पूछूंगा, मजा आएगा, बोलो हाउ, बोलो हाउ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बसंती खन्ना जी कि आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाता है। सुविधाओं में आदमी एकदम बेकार हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। कभी भी कंफर्ट जोन मत देखो, कंफर्ट जोन देखोगे हमेशा परेशान हो जाओगे। दुनिया में आपके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है मेरे भाई, प्लीज इस बात को आप ज्ञान ना समझो, इस बात को बिल्कुल रियल समझो। छोटी सी उम्र में अगर एक पिता अपने बच्चे से तहसील के कोर्ट के चप्पल घिसवा दे, चप्पल से चक्कर लगवा दे कि जा जो फॉर्म बनवाना है, मूल निवासी बनवा, आधार कार्ड बनवा, जा तुझसे बने तो बने, आज बने तो 10 दिन में बनाना, वो बच्चा जरूर बनवा के लाएगा। पर एक पिता चल 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 मैं कर लू, मम्मी कहे नहीं 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 मेरे छोली को तुम लेके जाओ, मेरे छोरे को तुम लेके जाओ, ऐसे कतई नहीं सीखते। कंफर्ट जोन बेटा, कंफर्ट जोन, समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं चलेगा काम। चलो आगे बढ़ू क्या, आगे जाऊं क्या? ओके, देखो चौथा पॉइंट क्या लिखा है, संकटग्रस्त। ओहो ओहो, ऋणग्रस्त, संकटग्रस्त। क्या होता है ऋण संकटग्रस्त? देखिएगा, ऐसी प्रजाति, कैसी जिनका वनों से विलुप्त होने का खतरा है। अब आप कह रहे हो साहब पिछला भी वही था, नहीं रे रुक जा दादा, मेरे को कोई आलस नहीं है। आखिरी में क्या लिखा है? ऐसी प्रजाति जिनका वनों से विलुप्त होने का घोर संकट है, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन पे है, वेंटिलेटर पे, कभी भी फॉल्ट हो सकती है गाड़ी। लेकिन ये क्या है, इसको अभी वेंटिलेटर पे नहीं डाला गया है, थोड़ी सी इसमें जरूरत है। ऐसी प्रजाति जिनका वनों से विलुप्त होने का खतरा है, पर उससे ज्यादा नहीं है। जैसे लाल पांडा देखा होगा, छोटा सा टुमुक 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 गेम में ऊपर चढ़ रहा हो गए। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, बांद्रा, शेर जैसी पूंछ वाला बांद्रा की बात कर रहा है। और हिमालयी तेंदुआ और डांसिंग डियर, मतलब कि नाचने वाला हिरण, नाचने वाला हिरण। आप देखोगे तो प्रमुखता ये डांसिंग डियर नागालैंड में पाया जाता है। बोलो हाँ, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत की बात करूं तो वहीं जाना पड़ेगा नागालैंड में, है ऐसी चीजें, ठीक है ना। सर क्या आवाज है आपके सपने में पढ़ाते हुए दिखते हैं? क्या बोल रही है? शर्म आ जाएगी मेरे को यार, है। ओके सतीश भाई, मोनिका कह रहा है निमाड़ी बोल दीजिए तो आरू का मजा ही जाएगा। आरू बोलूंगा, शांति रखो। आगे देखो, असुरक्षित, मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूं। कैसे? ऐसी प्रजाति जिसकी वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना है, संकटग्रस्त होने की संभावना है। मुझे डर है कि बिना हेलमेट आगे पुलिस पकड़ लेगी, मतलब की संभावना है, पकड़ा तो नहीं है। मुझे संभावना है कि ऐसे जीव जो आने वाले समय पर नष्ट हो जाएंगे, हुए तो नहीं है पर संभावना है। तो ये भी रेड डाटा बुक असुरक्षित जीवों की लिस्ट बनाती है। आगे देखेंगे, संकट निकट, मतलब कि बहुत पास में है, दरियो है पास में। और ऐसी प्रजाति जिसका निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना प्रबल है, प्रबल है कि एक ना एक जीव जाएगा। ऐसे किस में आएंगे आप याद रखिएगा, संकट निकट में। याद देखिएगा, संकट मुक्त, यहां से थोड़ी राहत की सांस शुरू होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा लग रहे हैं इंटरेस्ट नहीं है। आपके इंटरेस्ट लेने से क्या होता है? आपके इंटरेस्ट लेने और नहीं लेने से क्या होता है? मां साहब ने तो पूरी जान झोंक दी है। मां साहब को पता है कि यहां से क्वेश्चन बनने हैं, मां साहब पढ़ा रहे हैं, तुम्हें खोपड़िया को जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं? टीवी भी देख लें, मां साहब को लेक्चर भी देख लें, जे इधर रोटी बन रही बा भी देख लें, इधर मम्मी ने बेलन फेंक कर दो वो भी झेल लें। तो सब काम एक साथ नहीं हो भाई, आराम से पढ़ो। देखो, ऐसी प्रजाति जिन्हें बहुत कम खतरा है तथा बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये तो अच्छी बात है, नाम से स्पष्ट है, संकट मुक्त, ऐसा भी लिखता है। अच्छा, आप क्या कहोगे?
रेड डाटा बुक नाम होगा, लेकिन इन्हें हरे पेजों पर लिखा जाएगा। ये देखिएगा, ये गुलाबी पर आएगा, संभावना है, पर बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रीन पेज पर आएगा। बोलो हाँ, ठीक है ना, ग्रीन पेज पर आएगा। ओके, चलो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका, आगे पढ़ाना प्रारंभ करता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। कोनो दिक्कत नहीं, मोहा कोई दिक्कत नहीं दादा, ठीक है ना। अरे दादा ऋषि महाजन, मुंह से प्यार होगा तो मैं ऐसा मत करो दादा। कविता सेनी कह रही रोटी बना रही हूं तो बनाओ, हैं। शाहरुख मंसूरी कमेंट्स आ रही है दादा, शाहरुख पढ़ते रहो भाई अच्छे से। डर सता रहा हो कहीं क्लास बंद ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा दादा, है। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आइए भाई। क्या हो रहा है, मार्कर फिकाया जा रहा है। चलो भाई नेक्स्ट पर आइए। आंकड़ों का अभाव, क्या मतलब? वो कितनी अच्छी बात लिखता है वो उसने क्या लिखा, ऐसी प्रजाति जिनके बारे में आंकड़ों की कमी होने से उनके संरक्षण और स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जानकारी अभी तक सटीक नहीं है। ये तो पता है कि कौन सी प्रजाति है जो कितनी संख्या में बची, ये नहीं पता है। एक अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि सही सही जानकारी नहीं है, इसे कहते हैं आंकड़ों का अभाव। लेकिन एक होता है अनाकलित, इसे क्या कहेंगे मैं बताता हूं। ऐसी प्रजाति जिनकी संरक्षण एवं स्थिति एवं संरक्षण मापदंड पर आकलन अभी तक नहीं किया गया। मतलब ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आज तक रिसर्च भी नहीं हुई है, उन प्रजातियों के बारे में भी चर्चा रेड डाटा बुक करती है और इसे 9 कॉलम लिखती है। चाहे तो आप मेरी बात पर भरोसा करें, चाहे ना पढ़े, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मजबूर कर दूंगा कि आप ऐसी चीजों पर ध्यान दें। और जहां भी पढ़े भाई साहब, हेलो दादा, नौकरी चाहिए ना, काबिल पढ़ना है ना, काबिल पढ़ना है तो फिर ऐसा पढ़ना पड़ेगा। ये बात मैंने जान ली है। आप में से जितने 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें से कई सारे बच्चे एमपी जीके को 60 70 बार पढ़ चुके हैं, पर उनने किताब उठाई है वन लाइन फैक्ट वाली, जिसे कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। वो काम नहीं चलेगा। ये वीडियो आप लोगों के पास है, देखते रहिए, पर ऐसे पढ़ते रहिए। अजय सिंह कुशवाहा कोर्स की अभी टेंशन नहीं है, मैं कोर्स पर ध्यान नहीं दूंगा। क्यों? कोर्स करवाने के चक्कर में हो सकता है अगले 15 दिन में कोर्स करवा दूं, लेकिन सब आबा बाबा हो जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात। ओके, सुन लिया होगा मेरी बात। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए भाई, जल्दी से आप लोगों से गुजारिश है कि वही काम जो आप करते हैं, और मेरे प्रिय बच्चे हैं, आप प्रिय विद्यार्थी, मेरे सभी साथीगण कृपया ध्यान दें, लाइक की संख्या को बढ़ाने में मदद करें। सत्यादि शर्मा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही करें, ताकि आपको आने वाले कल लेक्चर समय पर मिल पाए और बाबा शेखावत फिर से हाजिर हो पाए। आगे जाऊं क्या? ये क्या आ गया? ओ भैया, ये क्या पढ़ा दिया मास्टर? ये तो तुमने कोई गोला लेके आ गया। अब पढ़ाता हूं मैं आपको वो चीज जहां से आपको प्रश्न मिलता है। सुनिएगा भाई, सुनिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, ये लिखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व। मैं आपको यहां से समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में लिख रहा हूं, इसे हिंदी में लिख रहा हूं मैं। इसे हिंदी में कहेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र। अच्छा साहब, मान गए जैव आरक्षित क्षेत्र। अरे वो क्षेत्र जो जीवों के लिए आरक्षित किया गया है, जो जीवों के संरक्षण के लिए काम करेगा, वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आ रहा ना? ओके, चलिए भाई आगे देखिएगा। रविराज सोलंकी अमरकंटक जा रहा हूं, हमारे कैसे मतलब कहां है? एनपी का मतलब होता है नेशनल पार्क, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। यहां WL का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होता है? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थात जिसे मैं कह सकता हूं अभ्यारण्य। क्या कह सकते हैं हम? अभ्यारण्य। इन्हें कह सकते हैं हम अभ्यारण्य, और इन्हें कह सकते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें कह सकते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान।
क्या कहिएगा, पहली स्लाइड में मैंने क्या बोला था, पहली स्लाइड में मैंने ये बोला था कि जो नेशनल पार्क होते हैं इन्हें आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये मैंने कहा था, आईयूसीएन नेशनल पार्क को संरक्षित करता है, कंट्रोल करता है। तो देखिएगा आईयूसीएन एक इतनी बड़ी संस्था है जो दुनिया में सारे पर्यावरण को कंट्रोल करती है। आईयूसीएन के अलग अलग विभाग है और आईयूसीएन की यूनिट बनी गई है। तो हमारा जो नेशनल पार्क है उसे आईयूसीएन यूनिट 2 कंट्रोल करती है, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे आईयूसीएन यूनिट 4 कंट्रोल करती है। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचो, क्या हमने इस विस्तृत तरीके से, क्या कभी हमने इस विस्तार से, क्या हमने कभी नेशनल पार्क पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा था तो अभी मुझे बताओ कि हाँ साहब नहीं पढ़ा था, सीधी बात बोलते हैं, ठीक है ना। ओके भाई, ओके, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हाँ, ये बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की, तो याद रखिएगा जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, सबसे पहला मैं कह सकता हूं, यहां पर मैं उत्तर लिख दूंगा, भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र याद रखिएगा नीलगिरी। कौन सा होता है? नीलगिरी। और ये नीलगिरी कब बनाया गया था? 1986 में भारत का सबसे पहला फर्स्ट लिखा मतलब कि पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है? नीलगिरी। आप सभी को पता होगा नीलगिरी कहां पर है, नीलगिरी कहां पर है भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु। और अगर सबसे बड़े की बात करूं, हाँ भाई सबसे बड़े की बात करूं मैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण, यह कहां पर आता है? गिर गुजरात में आता है। कहां पर आता है? गिर गुजरात में आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसे मैं कह सकता हूं भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। और यह कब बना था? तो 2008 में। कब बना था? 2008 में। बोलो हाँ। 2 चीज बताई मैंने, एमपी से हटके बताई है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत एमपी से बाहर के प्रश्न भी आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अरे कोई क्लास बंद नहीं हो रही दादा, कोई क्लास बंद नहीं हो रही। नमस्कार सभी को, अनुराधा जी, मंजुलता जी और मुजा पारकपुर, एजुकेटेड यादव, सुरेश, संध्या, ठीक है भाई, चलिएगा। आगे बढ़े भाई, चलिएगा। अब मैं बताता हूं मध्य प्रदेश के तीन ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करूंगा। मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, जो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा मध्य प्रदेश के जैव आरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जैव आरक्षित क्षेत्र में बात करता हूं तो सबसे पहले आता है पचमढ़ी। कौन सा आता है? पचमढ़ी। जिला कौन सा आता है? जिला आता है होशंगाबाद। जिला कौन सा आता है मेरे दोस्त? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का, ध्यान से सुनिएगा, हाँ भाई ये मैं आपको लिख रहा हूं, है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूं, सबसे पहले पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। इसे 1999 में ध्यान सुनिएगा, 1999 में सरकार द्वारा, और वहीं पर यह सरकार द्वारा लिखा 1999 में सरकार द्वारा, और वहीं पर अगर बात करूं मैं तो 2009 में यूनेस्को द्वारा वाइल्ड लाइफ यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अब आप सोचते होंगे कि सर कभी कभी हर आदमी ने पढ़ाया, हर क्लास ने पढ़ाया, 1999 हमारा गलत क्यों हुआ? अरे देखो दादा, पढ़ पढ़ मरे बने फकीर, 1999 सबने पढ़ाया। बोले साहब एक परीक्षा में 2009 उत्तर माना था, गला दबा दूं क्या मां साहब का? मत दबाना, ये आपकी गलती भी है थोड़ी सी। आप ये देखो
पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। ये मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बायोस्फीयर रिजर्व। अभी लोग क्या करते हैं, अरे वही तो पढ़ा रहा है जो पढ़ा हुआ है, सब पढ़ाते हैं और ये सुनकर भाग लेते हैं, ये सुनकर भाग लेते हैं, जब उनको ये पता नहीं है कि सत्याजी शर्मा क्लासेस में बाल की खाल, राय का पहाड़, चिंदी का सांप, समझ में आ रहा है कि नहीं, भूत का पलित बनाया जाता है, मतलब कि यहां पर बाल की खाल उधेड़ने वाला काम करता हूं। 2009 उत्तर उसका गलत थोड़ी है। देखो कहीं ना कहीं शब्द में लिखा होगा कि मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया था। अब कौन मूर्ख है जो 1999 उत्तर मानेगा, बोलो आपका। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रुक के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है सतीश सिंह जादौन। अरे दादा सब बताएंगे, अभी तो क्लास बची है, क्लास बची है। गोपीचंद जी पहला लेक्चर है, 1 घंटे भी नहीं हुआ है, शांति रखो। ये तो सब चर्चा करनी है, ये तो सारी चर्चा करनी है दादा, ठीक है ना। तो अबे सोलंकी बोल बेटा, क्या है, पढ़ने आया है कि यहां मस्ती मारने आया है। दूसरे की बात करता हूं मैं, तो याद रखिएगा, दूसरा आपने सुना होगा अचानक मार। अचानक मार कौन सा है दूसरा, अचानक मार। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अचानक मार तो हमने आज पहली बार सुना है, अचानक मार तो हमने पहली बार सुना है साहब, ये अचानक मार कहां पर है, ये अचानक मार कहां पर है। तो याद रखिएगा भाई साहब, ये अमरकंटक में है। कहां पर है, अमरकंटक में। अमरकंटक मतलब कि जिला अनूपपुर आता है, अमरकंटक की मतलब जिला अनूपपुर आता है, ठीक है ना। अच्छा इसकी बात करूं तो तारीख आप लिख सकते हैं 30 मार्च 2005, 30 मार्च 2005। यह यूनेस्को द्वारा नहीं, सिर्फ सरकार द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा, सिर्फ सरकार द्वारा। अब तीसरा आता है आपके दिमाग में कि सर तीसरा बता दो, तो भाई साहब तीसरा तो आपको रटा रटाया पड़ा हुआ है, कौन सा है, पन्ना। कौन सा है, पन्ना, तीसरा है पन्ना। ये कब, ये पन्ना कहां पर है, तो भाई जिला भी पन्ना ही आता है ना। 25 अगस्त 2011, ये भी किसके द्वारा, सरकार द्वारा। यूनेस्को के द्वारा कौन सा है, यूनेस्को के द्वारा कौन सा है, आपका पचमढ़ी है। बोलो हाँ, यूनेस्को के द्वारा कौन सा है, पचमढ़ी है। बोलो क्लियर हुआ आप सभी को, क्लियर हुआ क्या आप सभी को। चलिएगा भाई, अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। शेखावत बाबा की बॉडी कौन से जिम में बनाई, मैंने जिम कॉर्बेट में बनाई थी। जहां पहला है ना प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो टाइगर आया था तो मेरे को बुलाया था उन्होंने, तो मैं पहुंच गया था, तो जिम कॉर्बेट में जिम बनाई मैंने। समझ में आ रहा है, हाँ यार। तो हाँ आज से प्रश्न बन गया, मेरी जिम का बॉडी कहां बनी है, जिम कॉर्बेट में बनी है। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इससे आगे एक और चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके भाई आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आकाश निहाल कमेंट्स आ रहा है ना भाई, आकाश कमेंट्स आ रहा है आपका, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, बहुत शानदार सा प्रश्न यह है कि आपसे जब भी पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कहां पर है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कहां पर है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। देखिएगा भाई, इसे रफ कर दूं मैं, जल्दी से देखिएगा, इसे रफ कर रहा हूं मैं, ये गया। अब देखिएगा दूसरा आता है, प्रश्न आता है प्रोजेक्ट टाइगर कितने नेशनल पार्क व अभ्यारण्य में है, कितने नेशनल पार्क व अभ्यारण्य में है, ठीक है ना, कितने नेशनल पार्क व अभ्यारण्य में है, देखिएगा, ठीक है। ओके चलो अब यहां से पढ़ा, चलिए भाई देखिएगा, आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है, 12 नेशनल पार्क है। उन 12 नेशनल पार्क में से महज 6 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर है। आप सोच रहे हो सर प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, पहले तो ये बता दे। मैंने क्या कहा था, टाइगर जो होते हैं उन टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए सरकार ने एक नियम लेकर आई, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं, एक ट्रिक है, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। इस ट्रिक को आप याद कर सको तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, ऐसा मैं कह सकता हूं
बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पढ़ी है, उन्हें याद भी होगी। कान्हा पे बांध बनाओ, बांध बनाओ, कान्हा पे बांध बनाओ और पन्नी का पूड़ा, पन्नी का पूड़ा, पन्नी का पूड़ा संजय को, पन्नी का पूड़ा संजय को रात में दे आओ, रात में दे आओ। आप इसे समझो और यहां से प्रश्न देखो, और यहां से बनने वाला प्रश्न कभी ना भूलने वाला प्रश्न बना दूंगा मैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कभी ना भूलने वाला प्रश्न हो जाएगा। हकीकत कह रहा हूं भाई, हकीकत कह रहा हूं मैं। एजुकेटेड यादव भोला, तुम्हारा कमेंट्स में क्या है ऐसा जो कमेंट्स लूं बेटा, है ठीक है ना। कान्हा पे बांध बनाओ और पन्नी का पूड़ा संजय को रात में दे दो या दे आओ। समझ में आया? अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां से क्या बनता है, क्या बनता है। यहां से बनता है उन 7 नेशनल पार्क के नाम, मतलब 6 नेशनल पार्क और अभयारण्य के नाम जिन जिन पर प्रोजेक्ट टाइगर है। हमेशा याद रखिएगा ये ट्रिक आपको कभी भी फेल नहीं होने देगी, कभी भी फेल नहीं होने देगी, कभी भी फेल नहीं होने देगी। इस ट्रिक की खासियत बताऊं, ये ट्रिक क्रम से है, जिन जिन का नाम लिखा है एक के बाद एक उन्हीं का नंबर आता है। जैसे कि सबसे पहले देखिएगा कान्हा, तो नंबर 1 होता है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कौन सा होता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क। मतलब मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले, मतलब कि मैं कह सकता हूं सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखिएगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली नेशनल पार्क में आया था। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली नेशनल पार्क में आया था। कब आया था? तो याद रखिएगा 1974 में, 1974 में। क्लियर हुआ? दूसरे आएगा पे, तो पे कान्हा पे बांध बनाओ, मतलब पे से आएगा पेंच नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क मतलब मैं कह सकता हूं पेंच नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में आया था। देखते जाइएगा, क्रम से है भाई, क्रम से है पूरा, ठीक है ना। याद देखिएगा। तीसरा क्या लिखा है? बांध। बांध से आता है कौन सा? बांध से आता है बांधवगढ़। बांध से आता है कौन सा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करता हूं तो बांधवगढ़ 92 के बाद में आया था 93 में। कब आया था? 93 में। बांध के बाद में देखिएगा कौन सा आता है? बनाओ और पन्नी। पन्नी से आता है कौन सा? पन्नी से आता है भाई मेरे दोस्त पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा आता है? पन्ना नेशनल पार्क। और पन्ना नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 93 के बाद में 1995 में। बोलो समझ में आ रहा है? 1995 में आया था। चौथा देखो मेरे दोस्त, पन्नी का पूड़ा। पूड़ा से आ जाएगा कौन सा? पूड़ा से आ जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क। बोलो एकदम क्रम से दिख रहे हैं कि नहीं? बोलो एक एक चीज क्रम से है कि नहीं? बोलो एक एक चीज क्रम से है कि नहीं? याद रखिएगा इसका वर्ष आएगा 1999, 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में। 74, 92, 93, 95, 99। अब आगे चलो, याद करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा कि क्या आएगा। छठे नंबर पर कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर बना? संजय। तो यहां लिख देंगे हम संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क। इसकी बात करते हैं तो कब आया था? ये आया था भाई मेरे 2008 में। कब आया था? 2008 में। हो गए 6 नेशनल पार्क। आप कहोगे सर एक और बचा है। ये लो 7वां, और 7वां आता है रात से आएगा 7वां रातापानी। रातापानी वन्य जीव, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य साल आएगा इसमें 2010। 2010। और याद रखिएगा एकमात्र अभ्यारण्य, एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है। मतलब कि यहां से प्रश्न बनाकर देता हूं एकदम लड्डू। क्या प्रश्न बनाकर देता हूं? ध्यान से सुनिएगा। हाँ पंकज जी, शांति बेटा। पंकज जी करंट में पढ़ाना है इनको, ठीक है ना? ठीक है, देखिएगा, ठीक है ना? ओके। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क, सुनिए मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इतना गला फड़फड़ चिल्ला रहा हूं। कितने नेशनल पार्क में बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कितने नेशनल पार्क में बायोस्फीयर रिजर्व है? प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर है। अगर सिर्फ शब्द लिखा रहे कितने नेशनल पार्क तो उत्तर देना रे दादा 6। संभल जाना, 7 देने की गलती मत करना। और गारंटी है कसम से 7वां ऑप्शन होगा उसमें।
6 क्यों देना? क्योंकि कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा और संजय गांधी ये 6 नेशनल पार्क हैं। और उसने पूछा कितने नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर है? आप लगाओगे 7, तो 7वां नेशनल पार्क नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो प्रश्न 7 उत्तर कब देना? जब वो पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर है। हाँ, तो उत्तर होगा 7। लेकिन वो पूछे मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर है, तो उत्तर होगा 6। तो घोलमेल जो 6 और 7 का है वो समझ जाओ। बोलो हाँ। राधे सिंह, आपके कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। इतना बारीकी से अगर बता दिया मैंने, अगर इतने बारीकी से बता दिया, उसके बावजूद तो तुमको निचोड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है ना। कोई इलाज नहीं मेरे पास, इसका कोई दवा नहीं। जिस तरह से कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं, इस तरह से तुम्हारा भी कोई इलाज नहीं राधे सिंह, तुम्हारे कंफ्यूजन का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। बाय 61 गेट फ्री, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू क्या? ओके, राम राम भाई। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत समय तक साइड में हटा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, आपको बताता हूं दो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करता हूं, 2 बायोस्फीयर रिजर्व की बात करता हूं। देखिएगा, अभी आपसे मैंने बात की थी जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र। मैंने क्या बात की थी? अब आपको पढ़ाता हूं 2019 करंट अफेयर्स, 2019 करंट अफेयर्स, ठीक है ना। ये पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने ठीक है ना, कहां से आ रहे हैं? अच्छा गरिमा जी, थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखो, जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं करंट अफेयर्स में। मैंने क्या कहा था? नंबर 1 मैंने बात की थी पचमढ़ी। मैंने किसकी बात की थी? पचमढ़ी। जिला कौन सा लिखा था मैंने? होशंगाबाद। जिला कौन सा लिखा था मैंने? होशंगाबाद। वर्ष कौन सा लिखा था मैंने? 1999, ठीक है ना। दूसरी बात की थी मैंने अचानक मार। कौन सी की थी? अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार। कहां की बात की थी मैंने? अमरकंटक की बात की थी, अमरकंटक की बात की थी। अमरकंटक कहां पर आता है? अनूपपुर में आता है, ठीक है ना। मैंने वर्ष लिखा था कौन सा? 2005, ठीक है ना। तीसरी बात की थी मैंने पन्ना की। पन्ना कहां आता है? पन्ना जिले में आता है। मैंने बात की थी वर्ष 2011 की। चौथे और पांचवे की बात करता हूं तो आप कहोगे सर चौथा और पांचवा कौन सा? तो ये दोनों को 2019 से मंजूरी मिल चुकी है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पांचवा किसी को भी रख दो, जरूरी नहीं है, दोनों एक ही साथ हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक तो है आपका पातालकोट। कौन सा है? पातालकोट। पातालकोट कौन सा है? पातालकोट। जिला कौन सा होगा? छिंदवाड़ा। पातालकोट कौन सा होगा? जिला कौन सा होगा? छिंदवाड़ा है। बायोस्फीयर रिजर्व नया बना है। वर्ष कौन सा होगा? 2019। और एक और आप देखिएगा, नारो हिल्स। कौन सा है? नारो हिल्स। नारो हिल्स ये भी आपको याद रखिएगा। नारो हिल्स कहां पर है? ये सतना में है। और नारो हिल्स, सतना और छिंदवाड़ा का पातालकोट इन्हें 2019 में भी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 3 ना होते कितनी हो गई है? 5। बोलो स्वाहा, है ना। गोरेलाल जी समूह 3 का पढ़ा दिया क्या? ये वही चल रहा है। हाँ, सही में कसम से वही है, पूरा एनवायरमेंट ही आपका। हाँ, थैंक यू बोला, एकदम मस्त चल रहा है ना। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनिए एक बात और बताता हूं आपको मैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और चीज बताता हूं, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं हम, तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, टाइगर जो है शेरों की, बाघों की संख्या के संदर्भ में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, विश्व में
प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, बोलो प्रोजेक्ट टाइगर के जनक। अगर आपको उत्तर याद हो तो उत्तर दे दो, ठीक है ना, ठीक है ना। आशीष वर्मा वही तो बैठा रहता है एकदम गेट के बाहर, देखता है कौन क्या कर रहा है कि जनक गेनी मैनफोर्ड, क्या नाम है, गेनी मैनफोर्ड, गेनी मैनफोर्ड, गेनी मैनफोर्ड, ठीक है ना, गेनी मैनफोर्ड, ठीक है। ये आंसर आपको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए विश्व, यहां पर लिख देता हूं, विश्व प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गेनी मैनफोर्ड, भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर, भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर, भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, के जनक कैलाश, कैलाश सांखिल्य, इन्हें सांखला बोला जाता है लेकिन सांखिल्य, ठीक है ना, जिसे आप ऐसे पढ़ते हैं कैलाश सांखला के नाम से देते हैं किताब, ठीक है ना। अच्छा, तो दोनों को चीज को याद रखिएगा, दोनों चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप भूले नहीं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है मेरे दोस्त? 29 जुलाई को हर साल बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 29 जुलाई को बाघ दिवस आता है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। हर वर्ष 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, हर वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बाघ दिवस प्रश्न पूछा जाएगा। टाइगर्स डे, टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो यह प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा, पहली बार 2010 में सेंट पिट्सबर्ग, सेंट पिट्सबर्ग, सेंट पिट्सबर्ग ये जगह है। और सेंट पिट्सबर्ग कहां पर है? तो याद रखिएगा, रूस के सेंट पिट्सबर्ग में टाइगर्स को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए दुनिया का पहला टाइगर दिवस जो 29 जुलाई को प्रारंभ किया गया, 2020 में ही मनाया गया। अभी हाल ही में 2020 के 19-20 की बात करूं तो यहां पर जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार याद रखिएगा आप, ठीक है ना, चौथे चक्र के परिणाम 29 वाले आ चुके हैं। 29 वाले चौथे चक्र के परिणाम आ चुके हैं। बोलो, पल्ले पड़ रही है आप सभी को? ओके, चलिएगा भाई। हाँ भाई, 2010 में सबसे पहले मनाया गया था, 2010 में सबसे पहले मनाया गया था। इस बात को आप बहुत भली भांति तरीके से याद रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, 526 सबसे ज्यादा 526 टाइगर जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 524 जो है वो 524 जो है कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटक, कर्नाटक में, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है 524 बाघ के साथ में, दूसरे नंबर पर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे पहले पर, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड है भाई 472 पे। यूके मतलब होता है उत्तराखंड, 472 पे, 472 पे। फिर तो बहुत कम हो जाते हैं, फिर तो भाई महाराष्ट्र का नंबर आ जाता है, ठीक है ना। 312 देखिएगा, 312 महाराष्ट्र आ जाता है, 312 महाराष्ट्र का आ जाता है, ठीक है ना। 312 मतलब ये तो बहुत दूर हो गया हमसे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, 526। बोलो हाँ, चलिएगा भाई, आगे बढ़े, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले, आगे बढ़ते हैं इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको दो जानकारी और दे देता हूं। ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ओके, देखिएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने शिकार पर, जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है, अरे भाई सीधा सा प्रश्न आता है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने, भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने वनों में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, साल होगा 1971, 1971। दावा है मेरा, ऐसा प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, याद रखिएगा, पूरा पूछा जाएगा। 1971 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, एक तारीख और आती है, तारीख आती है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1990। अब पूछा जाएगा कि सर ये तारीख क्या है? तो सुनिएगा, आपका उत्तर फिर भी गलत। अगर मैंने सिर्फ इतना पढ़ दिया तो भी गलत। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न आता है, सर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया था? पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया था? तो याद रखिएगा, भारत में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य वो भी मध्य प्रदेश होगा। और यह किया था इसने 24 अक्टूबर 1990। आप उत्तर देना, मेरी बात को मान लो, अगर बात में दम लगे तो जरूर पढ़िएगा भाई। फिर से क्या कह रहा हूं मैं? मनीषा मुजालदे जी कह रहे हैं एमपी का जनक कौन है? मैं हूं।
एमपी का जनक पूछ रहे हो हैं? एमपी का जनक कौन है? अरे पूरे भारत में ही चल रहा है। अब एक पूछ रहा होगा सर टाइगर को काउंट कैसे करते हैं? भाई साहब कुछ नहीं करते हैं, सबको एक एक करके फोन लगाते हैं, उनसे कहते हैं तुम अगर बिजी नहीं हो तो तुम आ सकते हो क्या? वो कहता आऊंगा, और जो आगे है उनका लिस्ट में नाम हो जाता है। अरे दादा क्या प्रश्न मार रहे हो? मतलब टाइगर की गिनती, ये सब डाटा होता है उनके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो गायब हो रहा है, जिनकी संख्या का अनुमान है, बिल्कुल एक एक संख्या लिखी हुई है इनके पास कि कितने हैं, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनिए, आपसे एक ही निवेदन है कि जाने से पहले सबसे पहले आप, मैं अभी तो रुका हूं यहीं हूं, आप टेंशन मत लेना, भाग जाएंगे आधे आधे भाग जाएंगे तो फिर मैं पढ़ा दूंगा एकदम सांप पढ़ूंगा, सांप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी लोग जाने की सोच रहे हैं वो ध्यान सुनना, मैं सांप पढ़ा दूंगा आज, इसलिए बिल्कुल रेडी रहे यहीं कहीं। तो पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, क्योंकि मुझे आपको पता है मासाब बिना लाइक के और आपके कमेंट्स के बिना चलता नहीं है। बाकी है क्या जिंदगी में इसके अलावा? बाकी है क्या जिंदगी में? ठोको रे दादा लाइक, फेंको इसको 1900 से पार ले जाके जल्दी से, तो आगे बढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना? चलो भाई, विजर्ड ऑफ एमपी के शेखावत बाबा, धन्यवाद भाई धन्यवाद। लाइक करो रे, लाइक तो करना बनता है। सुन रही है, लाइक नहीं कर रही हो, नहीं पढ़ा रही, कोई दिक्कत नहीं, आज की लेक्चर यहीं पर समाप्त की जाती है, ठीक है ना? फिर चलो भाई सुनिएगा, अब मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, आश्वासन देता हूं का मतलब ऐसा मत समझना कि साहब घोषणा कर रही है आचार संहिता में। मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके हित में मैं एक बात लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। बात यह है, अच्छा इससे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो बीच में आ गया था, ये चबूतरा आ जाता है ना, आधे बच्चे इसको पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, बोला चबूतरा हटा दो, मैं हटा देता हूं, ठीक है ना? बड़ा मजा आता है आप लोगों को कमेंट्स में भी, ठीक है ना? चलिए दादा, खेल भारतीय प्राधिकरण के नाम से आईडी बनाई गई है। उसने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर प्रोजेक्ट टाइगर कब से हुआ? भाई मेरे मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, 1973 से, प्रिय मित्र 1973 से, समझ में आ रहा मेरे दोस्त? 1973 से समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? 1973 समझ आ रहा है मेरे दोस्त? और भारत में 1973 से जिम कार्बेट में लाया गया, और हमारे यहां 1974 से। ये है इंडिया की बात, ये है इंडिया की बात, और ये है एमपी की बात। बोलो हाँ। अच्छा, आपके मन में बहुत सारी चीजें होंगी, सर वो पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो, काहे टेंशन ले रहे हो? शेखावत है ना, सब पढ़ाएगा। अभी तो शुरू हुआ, ये तो पहला लेक्चर है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो चलाऊंगा मैं इसको, 5 दिन पढ़ाऊंगा, पर ऐसा पढ़ाऊंगा कि प्रश्न वो प्रोजेक्ट टाइगर से पूछे, नेशनल पार्क से पूछे, मैं जिम्मेदारी से पढ़ाऊंगा। तो नए विद्यार्थी जो भी आए हैं, मेरी बातों को ऐसा ना समझे कि बस ये क्या कर रहा है। आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत आराम से देखो, जगास बिंदास होकर देखो, दोस्त समझ के देखो, और जुड़ो मेरे साथ। सत्याजीत शर्मा को आज ही आप सब्सक्राइब करें जल्दी से। और पुनः आप लोगों ने जितना प्यार दिया और इतने कम समय में हमें 70,000 से ऊपर सब्सक्राइबर दिए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस परिवार के सदस्य हैं उनको तो बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको हेड्स ऑफ यू। लेकिन जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सत्याजीत शर्मा परिवार का एक हिस्सा बनिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलता हूं मैं कल आपको इसी लेक्चर में सुबह 10 बजे नेशनल पार्क के दूसरे लेक्चर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।